नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूपी पीसीएस 2024 टेस्ट सीरीज में। स्टूडेंट, इस समय हम दृष्टि आईएएस के यूपीएससी यूपी पीसीएस 2024 टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, काफी जो है वो टेस्ट हमें लगाना चाहिए। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने एक और जो है वह टेस्ट के साथ उपस्थित हो गए हैं। तो शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से। इस टेस्ट का जो है वह पहला पार्ट हमने पिछले क्लास में देखा था, 50 क्वेश्चन हमने इसमें कराया था। आगे के टेस्ट को देखेंगे। यदि आपने उसको नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर आप टेस्ट को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों से। उससे पहले आप यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों से और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और काफी केयरफुली आप लोग भी इसको रीड करिए और सही उत्तर का जो है वह चुनाव करने में अपनी तत्परता दिखाइए और कमेंट बॉक्स में जो है वह सही उत्तर को कमेंट करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए प्रश्नों से। तो आज का स्टूडेंट हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो सही नहीं है स्टूडेंट पूछा गया है, तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, नरम पंथियों का मानना था कि सार्वजनिक मांगों को प्रस्तावों, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है वह क्या है, सही है। ठीक। अगला स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि संस्थाएं उनकी विचारधारा के प्रमुख अंग थे, यानी कि उदारवादियों की जो विचारधारा थी वह इनसे संबंधित थी। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी, डी वाचा यानी कि दिनिसा वाचा इनका पूरा नाम था, डब्ल्यू बनर्जी, एस बनर्जी इस समूह के नेता थे, यानी कि उदारवादी समूह के नेता थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया। तो यह गलत स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नामांकित सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया। नामांकित सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, विधान परिषद को राजस्व और व्यय के वार्षिक विवरणों पर चर्चा करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सेफ्ट वाल्व सिद्धांत जो था वह लाला लाजपत राय का था। तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है षड्यंत्र सिद्धांत। षड्यंत्र सिद्धांत जो है वह यहाँ पे किसको दिया गया है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, तो यह गलत सुमेलन है। षड्यंत्र सिद्धांत किसका था यदि हम बात करें तो यह था आरपी आरपी दत्त। आरपी दत्त का जो है सिद्धांत था षड्यंत्र सिद्धांत। इसके अलावा अगला क्या है कि कंडक्टर सिद्धांत लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत इसका था गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि। तो यह जो है वह उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण था। जबकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है खोजते हैं हम। नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास का अभाव, विकास का प्रभाव, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वह बढ़ती चली गई, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और घटनाएं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और घटनाओं ने भी जो है वह उग्रवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रशिक्षित नेतृत्व का अभाव, यह जो है वह गलत स्टेटमेंट हो जाता है। उग्रवादी राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि प्रशिक्षित जो था नेतृत्व का अभाव था। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है हमारे लिए स्टूडेंट, तो फटाफट जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादी विचारधारा का हिस्सा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसका था? उग्रवादी विचारधारा। पहला है स्वदेशी शासन व्यवस्था के प्रति घृणा, स्वदेशी शासन व्यवस्था के प्रति घृणा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्वराज्य का लक्ष्य, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जनता की क्षमता पर विश्वास, यह भी सही है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही को प्रोत्साहन, तो प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही को जो प्रोत्साहन है, यदि हम बात करें तो यह भी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादी विचारधारा का जो है वह हिस्सा था। तो इस प्रकार जो हमारे सभी जो विकल्प हैं वह सही है, तो उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कुछ घटनाएं हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। तो पहला है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन जो है वो 1916 में हुआ था। ठीक, 1916 में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। तो सभी जो हमारे यहाँ पे सूचियां हैं वह सुमेलित है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा ए सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किन रचनात्मक पहलों का जो है वह समर्थन किया? किन रचनात्मक पहलों का समर्थन किया था? तो देखते हैं क्या है, सांप्रदायिक एकता का जो है उन्होंने समर्थन किया, अस्पृश्यता उन्मूलन का भी समर्थन किया, खादी निर्माण का भी समर्थन किया और बुनियादी शिक्षा का भी समर्थन किया। तो इस प्रकार जो हमारा सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो 1902 में जो है वह प्रमथनाथ मित्र ने जो है वह इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का अध्यक्ष कौन था? तो पहले सत्र का अध्यक्ष यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो कौन थे? तो उसके पहले सत्र के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमोस चंद्र बनर्जी इनको बोला जाता था। 1885 दिसंबर के माह में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वह स्थापना हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ठीक, तो इस दौरान जो है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वह इसके पहले जो है वह अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट, वर्ष 1884
और 1888 तक भारत के वायसराय कौन थे? तो 1884 और 1888 तक की यदि हम बात करें तो इस दौरान भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे। इनके शासनकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान स्टूडेंट दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला क्या हुआ था? तीसरा बर्मा युद्ध। तीसरा बर्मा युद्ध जो है वह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इस प्रकार लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान अग्रणी व्यक्ति कौन थे? प्रथम चरण के दौरान जो है वह अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भारतीय आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान अग्रणी व्यक्ति थे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट जाता है। जबकि अन्य जो हमारे नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बाद के थे, जबकि प्रथम चरण के यही ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं और किस नदी पर है वह दिया गया है। तो भाखड़ा नांगल की बात करें तो यह सतलज पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही सुमेलित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है, ठीक। इसके अलावा नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना की यदि हम बात करें तो यह परियोजना गोदावरी नदी पर न होकर कहाँ पे है? यह कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे है स्टूडेंट? कृष्णा नदी पे है, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? यानी कि किस नदी पे किया गया है, इस प्रश्न का मतलब है। तो राणा प्रताप सागर जो है वह, उसका निर्माण यदि हम बात करें तो उसका निर्माण राजस्थान में किया गया है। और जिस नदी पर किया गया है उसका नाम क्या है? चंबल नदी, ठीक। तो चंबल नदी जो है वह, चंबल नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो चंबल नदी पर कुछ अन्य बांध जो भी हैं, ठीक, अन्य बांध जैसे कि जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी हमारा, सॉरी, ए हमारा करेक्ट जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुछ प्रयाग हैं और उनके संगम कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनते हैं, तो उसको देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। तो विष्णु प्रयाग यहाँ पे दिया है, ठीक। तो विष्णु प्रयाग की यदि हम बात करें तो यह धौली गंगा और अलकनंदा से होकर बनता है। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट सुमेलित है। नेक्स्ट है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो है वह नंदाकिनी और अलकनंदा से बनता है, तो यह भी सुमेलित है। अगला है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो है वह पिंडारी, यानी कि जिसे पिंडर भी बोला जाता है, और अलकनंदा से बनता है। तो यह जो हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी। यदि बात करें कर्ण प्रयाग की तो किससे सुमेलित है, यह किससे मिलकर बनता है? तो यह पिंडर नदी और अलकनंदा से मिलकर बनता है। जबकि मंदाकिनी और अलकनंदा की यदि हम बात करें तो इससे मिलने वाला जो प्रयाग होगा उसको रुद्र प्रयाग बोला जाता है। और जबकि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो उससे क्या बनता है? उससे देवप्रयाग का निर्माण होता है। और यहीं से देवप्रयाग से जो है वह गंगा जो है वह कही जाती है, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यमुना नदी के दाहिने तट की सहायक नदी नहीं है? कौन सी जो है वह यमुना नदी की दाहिने तट की सहायक नदी नहीं है? तो यदि हम बात करें तो जो सेंगर है, कौन सी? सेंगर। सेंगर जो नदी है स्टूडेंट, यह जो है वह यमुना की दाहिने तट की जो है वह सहायक नदी नहीं है। यमुना की जो है दाहिने तट की सहायक नदी नहीं, जबकि यह बाएं तट की सहायक नदी है। इसके अलावा बाएं तट की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो हिंडन है, रिंद है और वरुणा है, ठीक। तो यह सभी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। जबकि दाहिने तट में चंबल, बेतवा, केन जो है वह प्रमुख यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट जाएगा स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, कौन सबसे लंबी है, उसके बाद जो है वह छोटे क्रम में हमको लगाना है। तो सबसे पहले गंगा आती है 2525 किलोमीटर। इसके अलावा बाद यदि हम देखें, गंगा के बाद गोदावरी का स्थान आता है। गोदावरी जो है वह 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नर्मदा का स्थान आता है। ठीक, नर्मदा का स्थान आता है गोदावरी के बाद, और नर्मदा के बाद जो है वह महानदी, गोदावरी नर्मदा के बाद महानदी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमन श्री और धन श्री किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह दोनों जो नदियों की जो बात की गई स्टूडेंट, यह ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल प्रणाली है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह खनिज युक्त शैल प्रणाली है, यदि उसकी हम बात करें तो कौन सा होगा? धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली जो है वह सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैली है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विंध्य शैली में भारी मात्रा में पाया जाता है? तो विंध्य श्रेणी की यदि हम बात करें तो वहां पे कौन सा खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है? तो लाइम स्टोन, चूना पत्थर जो है स्टूडेंट, विंध्य शैली में जो है वह विंध्य की जो श्रेणी है वहां पे चूना पत्थर भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की बैलाडीला खदानें किससे संबंधित है? बैलाडीला जो खदानें हैं वह किससे संबंधित है? बैलाडीला खदानें जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी, जबकि विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से जो है वह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का उत्तम श्रेणी का जो है वह लौह अयस्क निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विद्युत के सबसे बड़े स्रोत की यदि हम बात करें भारत में तो वह कौन सा है? तो वह है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कोयले से उत्पादन की जो क्षमता है भारत में वह सबसे ज्यादा है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा हिस्सा सतलज और काली नदी के जो है वह बीच में है? तो सतलज और काली नदी के जो बीच का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? उसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, जबकि हिमाचल जो हिमालय है वह, या इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच है, और सतलज और काली के बीच कुमायूं, काली और तिस्ता के बीच यदि हम बात करें तो नेपाल हिमालय स्थित है, और तिस्ता और दिहांग के बीच की हम बात करें, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी, तो उसके बीच की यदि हम बात करें तो असम या पूर्वी हिमालय होता है। तो ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ पटकाई पहाड़ियों की सीमा साझा करता है? तो पटकाई पहाड़ियां जो है वह उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह जो है वह म्यांमार के साथ जो है वह सीमा साझा करती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो दर्रे कुछ दिए गए हैं और स्थिति। तो बात करें कि चांगला की, चांगला जो है स्टूडेंट यह सिक्किम में नहीं है। चांगला कहाँ है? जे एंड के में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जबकि बात करें रोहतांग की तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। बोमडिला की यदि आप बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो ला शब्द लिखा है स्टूडेंट ना, वो दर्रे को के लिए प्रयोग होता है। तो ला शब्द जो है वह किसका शब्द है? इसका अर्थ क्या होता है? यह दर्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और लिपू लेक दर्रा स्टूडेंट उत्तराखंड में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है
भारत में भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है उसके उत्तरी के भाग को यदि हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? कोंकण तट। ठीक। तो पश्चिमी जो हमारा तट है उसको कुछ भागों में बांटा जाता है। तो उसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कोंकण तट बोला जाता है, जो कि मुंबई और गोवा के आसपास जो है वह अ, होता है, उसी को कोंकण तट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा यदि हम बात करें तो उत्तरी कछार जो पहाड़ियां हैं, हम बात करें उत्तरी कछार पहाड़ियां, इसके अलावा मीजो पहाड़ियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करने के बाद ही जो है वह सही उत्तर पर को देखना। तो जो यहाँ पे मीजो पहाड़ियां हैं, मीजो पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो यह उत्तर पूर्व का जो है वह हिस्सा है। ठीक। उत्तर पूर्व का जो भारत है उसका हिस्सा है। तो कौन सा इसमें पूछा है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, मीजो पहाड़ियां। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है वह स्टूडेंट बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के द्वारा जो है वह उठाया गया है, वहां से लिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने फराजी विद्रोह संप्रदाय की स्थापना की? तो फराजी विद्रोह संप्रदाय की स्थापना की यदि बात करें तो हाजी शरीयतुल्लाह जो थे उन्होंने फराजी जो है वह विद्रोह संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कुछ विद्रोह है और उनके वर्ष हैं। तो बात करें यदि बंगाल में सिपाही विद्रोह की, बंगाल में सिपाही विद्रोह की बात करें हम, तो इस यह जो है वह कब हुआ था? यहाँ पे 1806 जो कि करेक्ट नहीं है, यह हुआ था 1764 में। और बेल्लोर में सिपाही विद्रोह तो यह जो है वह 1806 में हुआ है था। तो उल्टा दे दिया गया था, तो यह दोनों ऑप्शन हमारे गलत जाएंगे। कच्छ का विद्रोह यदि हम बात करें, कच्छ का जो विद्रोह था वह 1819 से 1831 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1819 से 1831 के बीच हुआ था। जबकि बात करें संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह जो था वह 1855 और 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 या तो 56 जो है वह में हुआ था। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सही सुमेलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप सही सुमेलन के लिए लगाया गया है। तो ए का क्या होगा? ए का 2 हो जाएगा स्टूडेंट। और बी की यदि हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है 1 पे, तो 1 और 2 दिया गया है। ठीक। इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ पे कब कब हुआ था उसको हमने क्रम से भी लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो सही उत्तर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, सिपाही का विद्रोह, दक्कन का विद्रोह। तो कालानुक्रम में लगाना है। तो यदि बात करें नील का विद्रोह, तो नील का विद्रोह जो है वह कब हुआ था? वह सबसे पहले हुआ था। नील के विद्रोह की यदि हम बात करें तो सॉरी, सबसे पहले नहीं हुआ था। जब कब हुआ था? तो 1860 में हुआ। जबकि संथाल का विद्रोह जो था अभी हमने देखा तो 1855-56 में जो है वह हुआ था। सबसे पहले यह हुआ था। तो सबसे पहला जो होगा 1855-56। इसके बाद दक्कन का विद्रोह यदि हम देखें तो यह 1800 कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह 1857, सॉरी 1875, सॉरी कपास के लिए किया गया था। कपास के लिए दक्कन का जो है विद्रोह 1875 में हुआ था। जबकि सिपाहियों का विद्रोह जिसे 1857 की क्रांति के रूप में हम जानते हैं। तो हमारा सही क्रम कौन सा आ रहा है? तो ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में सैनिकों ने भाग लिया था? तो सबसे अधिक संख्या की यदि हम बात करें तो अवध क्षेत्र के जो थे सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें तकरीबन जो है वह 75,000 की संख्या में जो है थे अवध में सिपाहियों ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे उनका असली नाम जो था वह रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में माना जाता है? तो एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में इनको माना जाता है, जिन्होंने दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव डाली। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 20 जुलाई को जो है वह लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन का आदेश जारी किया था, और तभी से जो है वह बंगाल विभाजन का जब यह जारी हुआ उसके बाद से ही आक्रोश लगातार बढ़ता गया, और उसके बाद जो है वह 7 अगस्त जो था, 7 अगस्त को जो है वह कलकत्ता के टाउन हॉल में पहला जो है वह विरोध प्रदर्शन, सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो 20 जुलाई को जो क्या हुआ था, बंगाल विभाजन जो है वह जारी हुआ, बंगाल विभाजन जारी हुआ, और जबकि 7 अगस्त को जो है वह कलकत्ता के टाउन हॉल में पहला जो है वह सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रश्न है, पहला है, कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बना, कांग्रेस पहली बार जो है वह जन आंदोलन बना, तो ऑप्शन जो है यह करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हिंदू मुस्लिम में शत्रुता में वृद्धि हुई, गलत है। अगला है, सरकार लोगों के मन में भय उत्पन्न करने में असफल रही, सरकार लोगों के मन में भय उत्पन्न करने में असफल रही, तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित महिलाओं पर विचार कीजिए। पहला है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो नमक सत्याग्रह से संबंधित महिलाओं पर विचार करना है, तो पहला स्टेटमेंट सरोजनी नायडू है, तो यह सही है। दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर जो थी वह भी नमक सत्याग्रह से संबंधित थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय भी नमक सत्याग्रह से संबंधित थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, जबकि प्रथम में नहीं लिया था। ठीक, तो पहला तो सॉरी ऑप्शन बी जो हमारा है वह करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो होम रूल समर्थकों ने जो थे उन्होंने, यदि हम बात करें तो 1916 में आयोजित कांग्रेस का लखनऊ जो सम्मेलन था, जबकि इसी वर्ष जो है वह होम रूल जो लीग थी उसकी स्थापना हुई थी 1916 में। तो इसी वर्ष आयोजित कलकत्ता में लखनऊ में जो आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए हुई थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो है वह एक बैठक में हुई थी, और यह बैठक कहाँ पे हुई थी? तो यह बैठक वर्धा में हुई थी। ठीक, तो वर्धा में यह बैठक हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वह थे
लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य की यदि हम बात करें तो इसमें जो थे 3 सदस्य थे। ठीक, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिसमें कौन कौन से थे? पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। जबकि विलियम वुड जो थे उसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी की यदि हम बात करें तो 1923 में जनवरी में जो है वह इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। और जो थे इसके संस्थापक की यदि बात करें तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास इसके अध्यक्ष जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था? तो कांग्रेस के बाद यदि हम बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जबकि यदि हम बात करें कांग्रेस के बाद स्थापना में तो हिंदू महासभा जो थी यह 1933 में इसकी स्थापना जो है वह दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है शिमला शिष्टमंडल गठित हुआ था। तो शिमला शिष्टमंडल की यदि हम बात करें कि कब गठित हुआ था तो यह अक्टूबर का महीना था। और अक्टूबर के महीना में 1906 में जो है वह आगा खान के नेतृत्व में शिमला जो है वह प्रतिनियुक्ति नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने जो है वह लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के बाद इसकी स्थापना की थी। तो 1906 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1915 में जो है वह इसकी स्थापना की थी। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द मदरलैंड नामक अखबार शुरू किया? तो द मदरलैंड नामक अखबार की यदि हम बात करें तो मजहरुल हक जो थे इन्होंने जो है वह द मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत 1921 में जो है वह की थी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित की गई थी? स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका की हम बात करें तो होमकार जो पत्रिका थी वह स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है वह प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कायांतरित शैली में पुनरावर्ती परतों को कहा जाता है। तो कायांतरित शैली की यदि हम बात करें रिपीटेटिव लेयरिंग में जो है वह मेटामॉर्फिक रॉक को क्या कहा जाता है? यदि हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक को तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पत्रण। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पत्रण। फोलिएशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो पत्रण जो है वह कायांतरित शैलों में जो है वह रिपीटेटिव जो लेयरिंग होती है उसको फोलिएशन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ पृथ्वी की सतह से 50,000 फीट की ऊंचाई तक फैल सकता है? तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक कौन सा मेघ फैल सकता है? यदि उसकी हम बात करें तो जो हमारे कपासी वर्षा मेघ होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड इन्हें बोला जाता है। कपासी वर्षा मेघ जो है वह यह काफी लंबे इस प्रकार की गुंबदा आकार में इस प्रकार की होते हैं। तो यह जो है वह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जो है वह फैल सकते हैं, जिन्हें क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बोला जाता है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में लगभग 30% जो है भूभाग मैदानी है, 30% भूभाग मैदानी है। तो यह जो स्टेटमेंट है हमारा गलत है, क्योंकि भारत में जो है वह 43% के करीब जो है वह भूभाग मैदानी है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में पर्वतीय भाग देश के कुल सतह का 20% है। कितना बताया गया है? 20% है। पर्वतीय भाग की बात कर रहा है कि 20% है, जबकि यदि हम बात करें तो पर्वत जो है वह देश के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। कितना है? 30% है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा जो है वह क्या है? गलत है। नेक्स्ट है भारत का लगभग 27% क्षेत्रफल क्या है? पठारी प्रदेश है। तो बिल्कुल सही है। तो भारत का लगभग 27% 27% जो है वह क्षेत्रफल पठार है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट जाएगा। तो इस प्रकार आज की यह क्लास हमारी यहीं तक। आशा करता हूँ आपको यह टेस्ट सीरीज काफी पसंद आई होगी और हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जो है वह शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।